हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम हमारे चैनल पर रीट साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और कंप्लीट कोर्स मैं आप लोगों के साथ में रीट साइंस का जो है वो डिस्कस कर चुकी हूँ। कोर्स हमारा कंप्लीट हो गया है। आज से हम लोग टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। टेस्ट नंबर 1 है और टोटल हम लोग 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ रीट में आए हुए क्वेश्चंस, सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग इसको एज अ टेस्ट दीजिएगा और टेस्ट में आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसकी कंप्लीट पीडीएफ विद आंसर्स अगर आप लोगों को चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर इसके आंसर सहित आप लोगों को इसकी पीडीएफ मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट के लिए आप लोग शेयर कर सकते हैं इसको, ताकि और भी लोग इस टेस्ट का फ़ायदा उठा सके। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्नलिखित जीवाणुओं में से मानव जाति के लिए कौन सा लाभकारी है। क्या बोला है, मानव जाति के लिए कौन सा जीवाणु लाभकारी है। ये जो क्वेश्चन है रीट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। पेनिसिलियम लाभकारी होता है, बिल्कुल होता है। स्ट्रेप्टोकोकस लाभकारी होता है, ये भी होता है। ईस्ट लाभकारी होता है, ये भी होता है। लेकिन फिर भी उपरोक्त सभी इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है तो क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित जीवाणुओं में से, निम्नलिखित जीवाणुओं में से। अब पहले पेनिसिलियम तो कवक है और ईस्ट भी क्या है, कवक है। हम लोगों से जीवाणु पूछा है, जीवाणु कौन सा है, यहाँ पर जीवाणु है स्ट्रेप्टोकोकस। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन, पेनिसिलिन नामक जीवन रक्षक औषधि किससे प्राप्त होती है। यानी पेनिसिलिन नामक जीवन रक्षक औषधि, अभी हम लोगों ने देखा पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है। आरटेट 2012 में पूछा गया है सवाल, पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है, विषाणु से, जीवाणु से, कवक से या प्रोटोजोआ से। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है, तो पेनिसिलिन कवक से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आरटेट 2011 में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन पूछा है, एड्स बीमारी से प्रभावित होने वाला अंग, यानी जब एड्स नामक बीमारी हो जाती है तो हमारे शरीर का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है। ऑप्शंस देखेंगे, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और प्रतिरक्षा तंत्र। भाई क्वेश्चन में पूछा है कि एड्स बीमारी से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। भाई एड्स से तो हमारा पूरा ही शरीर प्रभावित हो जाता है। पूरे शरीर की जो भी हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो कंप्लीट इफेक्ट डालता है हमारे शरीर पर। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है जो आप लोगों के आरटेट 2012 में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन है, परमाणु की किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या हम लोगों से पूछी है। 2n होगी, 2n की घात 2 यानी कि 2n स्क्वायर होगी, 2n प्लस 1 होगी या n होगी। तो परमाणु में किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 2n की घात 2 होती है। तो ये जो सवाल है वो भी रीट में आया हुआ सवाल है। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या 98 और 251 है। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। क्या बोला है, किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या। भाई परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन की संख्या तो बराबर होती है। तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा, प्रोटॉन तो 98 हो जाएगा। तो 98 तो सभी में है। फिर बोला है न्यूट्रॉन की संख्या। भाई न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तीनों ही क्या होंगे, 98 होंगे। तो 98 और 98 इसमें है और इसमें है और इसमें है, तो ये तो हट जाएगा। उसके बाद में न्यूट्रॉन की संख्या को कैसे निकालते हैं, तो न्यूट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को जब माइनस करते हैं, यानी 251 में से जब हम लोग 98 को माइनस करेंगे तो हमारे पास में जो आ जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 3, यहाँ पर बच जाएगा 5 और यहाँ पे बच जाएगा 1, यानी कि 153। यानी प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन की संख्या 98, प्रोटॉन की संख्या भी 98 और न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो 153 हो जाएगी। तो 98, 98 और 153 कौन से ऑप्शन में है, तो वो आप लोगों के फर्स्ट ऑप्शन में है, इसीलिए फर्स्ट विल बी राइट आंसर।
आप लोग भी साथ-साथ इसके आंसर्स करते रहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 6th नंबर क्वेश्चन, जो 8 2011 में पूछा गया सवाल है। नाभिक का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? यानी एक नाभिक होता है, नाभिक के अंदर परमाणु क्रमांक, भई परमाणु क्रमांक अभी जस्ट हम लोगों ने देखा किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या के तो बराबर नहीं होता है। ठीक है? अगर अकेला यहाँ पर न्यूट्रॉन होता तो इसके बराबर हो जाता। तो परमाणु क्रमांक न्यूट्रॉन की संख्या, तो यहाँ पर तो साथ में न्यूट्रॉन दिया है तो ये नहीं होगा। न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या, भाई न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर नहीं होता तो ये हट जाएगा। प्रोटॉन की संख्या के तो बराबर होता है। परमाणु क्रमांक न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन वाले तीनों ऑप्शन का टोनक हो गई ना। तो परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? तो परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। यहाँ पर यही चीज हम लोगों ने जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखी है। 8/8/2011 में पूछा गया सवाल है। आगे देख लेते हैं हम लोग 7th नंबर क्वेश्चन। फिल्म और नाटक के मंच पर कृत्रिम धुआं अथवा बादल दर्शाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? भाई फिल्म और नाटक वगैरह करते हैं तो कृत्रिम धुआं बनाते हैं, बादल बनाते हैं। आजकल हम लोग देखते हैं शादी वगैरह होती है, उसमें रिसेप्शन करते हैं तो साइड में मटके रखते हैं डेकोरेशन के लिए। जब ब्राइड और ग्रूम जब एंट्री करते हैं ना तो धुआं निकलता है, साइड में से पटाखे फूटते हैं और धुआं निकलता है। तो वो जो धुआं होता है वो किससे बनाते हैं? ये सवाल 8/8/2012 में पूछा गया सवाल है। द्रव ऑक्सीजन होती है, द्रव हाइड्रोजन होती है, द्रव कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो या द्रव नाइट्रोजन होती है। तो जो कृत्रिम धुआं होता है, जो फिल्म में, नाटक में, शादी रिसेप्शन वगैरह में, फंक्शंस वगैरह में करते हैं, तो उसके अंदर द्रव नाइट्रोजन होती है। तो 7th नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन पूछा है हम लोगों से 8th नंबर की, नाइट्रोजन की खोज किसने करी थी? हेनरी कैवेंडिश ने करी थी नाइट्रोजन की खोज, या डेनियल रदरफोर्ड ने करी थी, शीले ने करी थी, या उपरोक्त में से किसी ने नहीं करी थी? तो रदरफोर्ड ने करी थी नाइट्रोजन की खोज। तो रदरफोर्ड नाम भी थोड़ा फेमिलियर है और आप लोगों को आसानी से याद भी रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 9th नंबर क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है। निम्नांकित में से कौन सी गैस है जो पौधा ग्रह प्रभाव यानी हरित ग्रह प्रभाव या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी होती है? 8/8/2012 में पूछा गया सवाल है कि पौधा ग्रह प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। भाई जो हमारा वातावरण होता है, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में जो गर्मी होती है वही होता है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। सर्वाधिक मात्रा में गर्मी बढ़ जाती है तो किसकी वजह से होती है? तो ऑब्वियसली वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती है। तो यहाँ पर 9th नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। पौधा ग्रह प्रभाव के लिए अगर पूछे तो भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा, उष्णीय विश्व उष्णन के लिए पूछे तो भी आप लोगों के कार्बन डाइऑक्साइड ही उसका आंसर होगा। विश्व उष्णता, देखिए क्वेश्चन भी आ गया। विश्व उष्णता के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? 8/8/2011 में पूछा गया सवाल है। विश्व उष्णता के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड? तो विश्व उष्णता के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? तो विश्व उष्णता के लिए जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो जिम्मेदार होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10th का बी विल बी राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति होती है, क्षारीय होती है, उभयधर्मी होती है या उदासीन होती है? भाई कार्बन मोनोऑक्साइड सी और ओ की प्रकृति कैसी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। जब अम्लीय और क्षारीय नहीं होगा तो उभयधर्मी भी नहीं होगा, तो ऑब्वियसली कैसा हो जाएगा? तो ये उदासीन हो जाता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 12th नंबर क्वेश्चन। क्या होता है जब शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ में करवाते हैं? क्लोरीन के साथ में जब शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया करवाते हैं, CaO की अभिक्रिया जब क्लोरीन के साथ में करवाते हैं तो हमारे पास में CaOCl2 बन जाता है। और CaOCl2 क्या होता है? तो ये विरंजक चूर्ण होता है। तो विरंजक चूर्ण बनता है, बेकिंग सोडा बनता है, धोने का सोडा बनता है या प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? रीट 2015 में पूछा गया सवाल है। शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया जब क्लोरीन के साथ में करवाई जाती है तो विरंजक चूर्ण बनता है। तो यहाँ पर 12th का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। एक भी क्वेश्चन रीट में आई थिंक आप लोगों को ऐसा नहीं मिलेगा जो मैंने मेरी क्लास में करवाया हुआ हो और आउट ऑफ सिलेबस आया हो, आउट ऑफ नोट्स आया हो। आप लोगों ने अगर सारी क्लासेस अटेंड करी है ना और अच्छे से अगर क्लासेस को देखा है तो आप, मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, आप लोगों को इसमें से 30 क्वेश्चन आएंगे ना रीट एग्जाम में, तो आप लोगों को 29 क्वेश्चन जो है वो मेरी क्लासेस में से देखने को मिलेंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके शिकायत करिएगा कि मैम आपके आपके क्लास में से क्वेश्चंस नहीं बने। आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा अगर क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो।
क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन, इमली या अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल तो भाई नहीं पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, कौन सा अम्ल इमली या अंगूर में पाया जाता है? भाई आप लोगों को मैं एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोगों को बताना है। भाई यहाँ पर तो सबसे पहले मैं इसका राइट आंसर बता देती हूँ कि इमली या अंगूर के अंदर जो है वो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अब आप लोगों को कॉमेंट में ये करना है कि एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है और लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है। तो ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है। चाहे आप लोग कैसे भी रिवाइज करें, गूगल करें, कैसे भी करें, तो इसके माध्यम से आप लोगों के ये क्वेश्चन के साथ साथ 3 और क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के फिक्स हो जाएंगे, डील हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन, मोथ तथा अन्य कीटों को भगाने में काम में ली जाने वाली जो नेफ्थलीन की गोलियां होती है वो किससे किससे बनाई जाती है? कोक से, कोयला गैस से, पैराफिन मोम से या कोल तार से? तो मोथ या फिर अन्य कीटों को भगाने के लिए जो नेफ्थलीन की गोलियां काम में लेते हैं वो जो है वो कोल तार से बनाई जाती है। क्लास में भी करवाया हुआ है और 8th क्लास के एनसीईआरटी की जो बुक है ना उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है इन सब के बारे में। और ये वाला पॉइंट तो आप लोगों के नोट पॉइंट है और मैंने क्लास में भी नोट पॉइंट में ही करवाया है ना। तो 14 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। आगे देखेंगे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन, एनिलीन का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा करते हैं? एनिलीन का शुद्धिकरण भाप आसवन विधि द्वारा, साधारण आसवन विधि द्वारा, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो एनिलीन का शुद्धिकरण जो होता है वो भाप आसवन विधि द्वारा किया जाता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लुढ़कती हुई गेंद पर लगने वाला बल कौन सा है? भाई जब घर्षण वाला टॉपिक करवाया था तो स्थैतिक घर्षण, गतिक घर्षण, लौटनी घर्षण, कर्षण, ये सारी चीजें मैंने डिटेल में बताई है, डिटेल में समझाई है। तो जो लुढ़कती हुई जो गेंद होती है उसके अंदर कौन सा घर्षण होता है? तो उसके अंदर लौटनी का घर्षण होता है ना। स्थैतिक घर्षण नहीं होता है, गति घर्षण भी नहीं होता है और कर्षण भी नहीं होता है। तो यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। 17 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, किसी वस्तु पर बल, दो बल, कोई भी वस्तु है उसके ऊपर दो बल होते हैं जो विपरीत दिशा में, यानी वहां पर और वहां पर विपरीत दिशा में बल काम करते हैं तो सरल रेखा बनती है। भाई सरल रेखा बनती है तो कौन सा कोण बनता है? तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। अगर नहीं भी आ रहा है ये वाला टॉपिक तो भी आप लोग बता सकते हैं। भाई सरल रेखा बनती है तो कौन सा रिजु कोण बनता है? रिजु कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लोगों का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर, 180 डिग्री। ठीक है राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, दाब में वृद्धि के लिए के साथ में पानी का क्वथनांक, यानी कि जब हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं, दाब बढ़ाते हैं तो पानी के क्वथनांक पर क्या असर पड़ता है? आरटेट 2011 में पूछा गया सवाल है। भाई ये जो दाब वाला क्वेश्चन है ना इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, एक या दो क्वेश्चंस ही मैंने देखे हैं प्रीवियस ईयर में। और हो सकता है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कम हो, लेकिन हम लोगों को तो सारे टॉपिक्स जो है वो इक्वली पढ़ने हैं क्योंकि आरटेट 2011 में ही मैंने देखा है। उसके अलावा मैंने कोई एग्जामिनेशन है नहीं, ये जो रीट के एग्जामिनेशन हुए हैं उसके अंदर मैंने ये दाब वाले क्वेश्चंस मेरे नज़र में तो अभी तक मैंने नहीं देखे हैं। यही एक ही क्वेश्चन बना है दाब के रिगार्डिंग और क्वथनांक वगैरह से रिगार्डिंग। तो क्वेश्चन है हमारे पास में, भाई दाब में वृद्धि करते हैं तो पानी का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित यानी कि अनचेंजेबल रहता है, ये उपरोक्त में से कोई नहीं? भाई अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो पानी का क्वथनांक बढ़ेगा ना, तभी तो प्रेशर कुकर में हम लोग देखते हैं क्वथनांक बढ़ता है तो चीजें जल्दी पक जाती है क्योंकि दाब बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 18 का ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, समान गहराई पर निम्न तरल पदार्थों में से किसके कारण तल पर दाब अधिकतम होता है? दाब किसके कारण अधिकतम होता है? केरोसिन तेल, शुद्ध पानी, समुद्री पानी या फिर पारा? भाई सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे ज्यादा दाब किस पर होता है? जो सबसे ज्यादा भारी होगा, भारी यहाँ पर पारा है। और ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, किसी नदी पर बनाए जाने वाले बांध की दीवारें कहाँ अधिक बल अनुभव करती है? भाई जो नदी होती है उस पर हम लोग बांध बनाते हैं तो उसके जो नीचे का पोर्शन होता है ना, नीचे के पोर्शन जो होता है वो ज्यादा मजबूत बनाते हैं ताकि अगर ऊपर की तरफ पानी आए ना तो इसका जो बेस है, इसकी जो सतह है वो तो एटलीस्ट स्ट्रांग रहे। तो किसी नदी पर बनाए जाने वाले बांध की दीवारें जो होती है वो सर्वाधिक बल कहाँ लगाती है? ऊपरी भाग पर, पेंदे पर, मध्य भाग पर या सभी स्थानों पर बराबर वायु बराबर दाब
दबाव अनुभव करती है। तो बांध की दीवारों पर जो पेंदा होता है उसके ऊपर सर्वाधिक जो होता है वो बल अनुभव करता है। तो यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। ये एज अ टेस्ट मैंने दिया है आप लोगों को, इसीलिए इसके अंदर एक भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। इससे पहले हम लोगों ने क्लासेस के साथ में जो टेस्ट किए थे उसमें मैंने एक्सप्लेनेशन दिए थे, लेकिन ये आप लोगों को एज अ टेस्ट देना है ना, क्योंकि अब एग्जाम नजदीक है, सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। तो टेस्ट बतौर आप लोगों को देना है, और कितने मार्क्स बने हैं वो मुझे कमेंट में बताना है। और अगर आप लोग इसको एज अ टेस्ट पीडीएफ से दे रहे हैं तो मैंने यहाँ पर आंसर्स भी दे रखे हैं, तो आप लोग आंसर्स को भी जो है वो एक बार चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर इसको मैं शेयर भी कर दूंगी, तो वहां से आप लोग इसको ले सकते हैं। सो अगर आप लोगों को ये टेस्ट पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।